ओके, सो हम लोग मैग्नेटिज्म कर रहे थे, है ना? तो हम लोगों ने बायट सावर्ट लॉ कर दिया था। सो जस्ट टू क्विकली रिवाइज, बायट सावर्ट लॉ क्या करता है हमारे को, अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उससे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बी निकालने का फॉर्मूला देता है, एंड इट सेज दैट dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। So I can clearly say that magnetic field B, because of this wire, is perpendicular to the length of the wire, and it's also perpendicular to the position vector wire के respect उस point का। So अगर लेंथ वायर और उस पॉइंट को एक प्लेन में ले ले तो B उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे को मालूम है dB जो है मैग्नीट्यूड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कैसा फिगर बनाया था? कुछ ऐसा फिगर बनाया था। ये लेंथ DL है और ये पॉइंट P है जो डिस्टेंस R पे है, और ये DL और R के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। सो यहाँ से आ गया था। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोल दिया था कि पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सॉरी, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, देन बी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और वायर के चारों तरफ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर पाथ में होगा। इसके बाद हमने बायट सावर्ट लॉ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन किया था, वो तुम्हारे को बहुत अच्छे से याद रखना है। सेम थिंग हम लोगों ने करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए भी कर चुके हैं हम लोग। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर एक वायर है, फाइनाइट वायर है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है और उससे आर डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस पे सपोज कर लो, ये डी डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। सो व्हाट वी डू इज, यहाँ से कनेक्ट कर लो, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो, और किसी भी एक डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना है। रिमेंबर, किसी भी एक डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना है। सो मैंने एंगल को ऐसे मेजर किया था, ये वायर को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे भी एक्सटेंड किया। जरूरत नहीं थी दोनों साइड एक्सटेंड करने की, बट मैंने एंगल ऐसे मेजर किया था। सो आई एम मेजरिंग फ्रॉम द वायर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल भी एंड पॉइंट पे ऐसे मेजर होगा। सो दिस एंगल जो है इसको थीटा 1 बोला था, इस एंगल को थीटा 2 बोला था, और ये डिस्टेंस डी है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस ऑफ थीटा 2। अच्छा, डी भी है, सो डिस्टेंस डी है, म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। रिमेंबर दिस रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। और मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट पी पे? इफ द करंट इज गोइंग अप, if the current is going up, then thumb is in the upward direction, then the fingers are going inside the plane of the board। कल करेंगे तो fingers at this point is going inside the plane of the board, तो B अंदर की तरफ होगा। और अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, then put your thumb down, then the fingers जब कर्ल करे, fingers are coming out from the plane of the board, तो इस पॉइंट पे जो B है वो आउटसाइड होगा। तो इस रिजल्ट से तुम्हारे को खाली मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है। और जो बी का डायरेक्शन है जो मैंने ऐसे बताया, इस तरीके से तुम्हारे को बी का डायरेक्शन निकालना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ we'll apply this formula to find out the value of b at different places। okay, so if I give you a semi infinite wire, सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और दूसरे एंड पे इंफिनिटी तक जा रहा है। तो एक एंड तो हमारे हाथ में है और दूसरा एंड जो है ना वो इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, सो
ये वाला जो एंड है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये एंड अपने यहाँ पे, इस एंड के सामने, इस एंड के सामने हमारे को मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, हमारा पॉइंट यहाँ पे लाई, ये पॉइंट पी यहाँ पे लाई करता है। सो इफ आई सी दिस रिजल्ट, जो मैंने अभी डिराइव किया था उस रिजल्ट को वापस से अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, क्या था रिजल्ट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। ओके, तो θ2 एंगल जो था, θ1 एंगल तो ये वाला मेजर किया था और θ2 एंगल ये वाला मेजर किया था। ये वाला एंगल θ1 था और ये वाला एंगल θ2 था। अब क्या हुआ है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वायर का एंड, ये तो मूव होते 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 तो यहां तक मूव हो गया। तो θ1 की वैल्यू क्या हो गई, θ1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो अभी हमने पिछले डायग्राम बनाया था, वो अब क्या हो रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो इफ यू सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग, θ2 इज टेंडिंग टू जीरो। θ2 जब इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो जीरो हो जाएगा। सो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए θ1 की वैल्यू तो है 90 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू है जीरो। सो कॉस ऑफ 90 तो जीरो होता है और कॉस ऑफ जीरो 1 होता है। सो दिस विल गिव अस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। So B due to semi-infinite wire is mu naught I upon 4 पाई d। ये रिजल्ट भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा जब तुम रोड ऑफ के क्वेश्चंस करोगी। हर एक सवाल या तो सेमी इनफाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला वेरी फ्रीक्वेंटली। क्लियर है? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उतार लिया इसको। हाँ सर। नाउ वी कम टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है, दोनों तरफ इंफिनिटी को जा रहा है एंड वी आर एट द मिडिल। तो यहाँ पे भी ये वायर इंफिनिटी को जा रहा है और यहाँ पे भी ये वायर इंफिनिटी को जा रहा है। तो we can see that here the wire is going towards infinity and here the wire is going towards minus infinity। और हमारे को जो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, इसके मिड पॉइंट पे निकालना है, यानी कि ये पॉइंट हमारे जस्ट सामने है, इस पॉइंट पे निकालना है, विच इज एट अ डिस्टेंस। नाउ इफ यू सी आवर एंगल, बोथ द एंगल्स जो हमने लिए थे, ये एंगल ये वाला है, कौन सा वाला, ये एंगल θ1। अगर हम इस वायर को देखें, जैसे जैसे ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये वायर, ये लाइन ऐसे होती जाएगी। व्हाट यू सी इज θ1 की जो वैल्यू हो रही है, इट इज एक्चुअली बिकमिंग, कितनी बन रही है θ1 की वैल्यू, θ1 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। यस, θ1 इज एक्चुअली बिकमिंग 180 डिग्री पाई। θ1 की वैल्यू बनती जा रही है, θ1 की वैल्यू बनती जा रही है 180 डिग्री पाई। और θ2 जीरो। अभी जैसे किया था ये θ2 था, जैसे जैसे इस वायर को इंफिनिटी की तरफ लेते जाएंगे ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा एंड θ2 बिकम्स जीरो। सो θ2 इज बिकमिंग जीरो। हमारे पास फॉर्मूला क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d कॉस ऑफ जीरो माइनस कॉस ऑफ
180 विच इज 1 माइनस माइनस 1, 2 हो जाएगा। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला रिजल्ट जनरल रिजल्ट है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। और 2 स्पेसिफिक रिजल्ट बता दिए मैंने तुम्हारे को, इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर करंट, अच्छा अब अगर तुम देखो तो इनफाइनाइट वायर किससे बन रहा है, अगर दो सेमी इनफाइनाइट वायर को, एक को प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में, एक को माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में, दोनों को एक साथ रख ले तो इनफाइनाइट वायर बन रहा Yes, sir. है ना। क्या है कि सपोज ऐसा करते हैं, एक बार तो इनफाइनाइट वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और दूसरा इनफाइनाइट वायर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन दोनों केस में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो दोनों केस में इस पॉइंट पे जो बी प्रोड्यूस होगा, दोनों केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होगा, एंड दोनों के लिए बी विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अगर दोनों वायर को एक साथ रख लिया, एक वायर जो ऊपर की तरफ है, एक वायर जो नीचे की तरफ है, प्लस की तरफ जाएगा माइनस, लेकिन करंट दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम प्रोड्यूस करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनसाइड द प्लेन। तो जब डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। क्लियर? हाँ सर। बिफोर क्या बोलते हैं, इस सवाल के कुछ एप्लीकेशन करवाने से पहले थ्योरी के एप्लीकेशन मैं एक थ्योरी और करवा लेता हूँ, सो दैट व्हाट विल हैपन इज आज की क्लास के बाद यू विल बी क्या बोलते हैं, इक्विप्ड इनफ विद द फॉर्मूलाज, ताकि तुम इरोडो के सवाल कर सको। ओके, तो इसीलिए मैं एक थ्योरी और करवा लेता हूँ, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो ये सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, ये वाला एक सर्कल जिसका सेंटर O है। ओके, एंड लेट्स से इट दिस आर्क सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। ओके, और मान लो तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, ये वाला एलिमेंट, करंट इसमें आई जा रहा है, लेट्स से दिस लेंथ इज dl, और ये जो करंट से जो डिस्टेंस होगा इस एलिमेंट का, वो तो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही होगा। येलो कलर दिख रहा है क्या, या दूसरा कलर यूज हाँ करूं? सर। नहीं सर, देख। दिख रहा है। सो this distance is, if the radius of the circle is r, then this distance is r, और क्योंकि ये टेंजेंट होगा, स्मॉल एलिमेंट है, सो dl और r के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। रिमेंबर dl इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, even though circular arc का पार्ट है, but when dl tends to 0, then the arc become tangent to the radius vector at that point, है ना। तो हमारा db जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की साइन 91 हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड इफ आई पुट इट dl, करंट ये डायरेक्शन में है, इफ आई से आई dl क्रॉस r, then magnetic field is coming out. So dB due to small wire is this one. Okay, अब what is B, total B? तो सारे dl को ऐसे पूरे रिंग सर्कुलर आर्क को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट dl में डिवाइड करते जाओ, हर एक dl की वजह से b तो बाहर की तरफ ही है, हर एक dl की वजह से b तो बाहर की तरफ ही है। सो सिंपली dB विल बी व्हाट, अगर ये आर्क लेंथ l है तो b जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ दिस आर्क। और अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल जो सेंटर पे सबस्टेंड हो रहा है, अगर ये एंगल अल्फा है, then the length of the arc L is what,
r alpha. So this is mu naught I upon 4 pi r square. Length will be r alpha. So this is mu naught I upon 4 pi r alpha. B is equal to mu naught I upon 4 pi r alpha. Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये 3-4 ही रिजल्ट है इसमें, इस पूरे चैप्टर में. एंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी. मैंने हमेशा बोला है ना, 12th की फिजिक्स बहुत इजी है. 11th की फिजिक्स में एफ इज एम ए पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं. इसमें बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा पे कोई सवाल नहीं बनता, एक ही सवाल बनता. जो इनफाइनाइट वायर थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और फाइनाइट लेंथ का वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1. 3-4 फॉर्मूले हो गए, 10 फॉर्मूले हो जाएंगे. हर एक फॉर्मूले पे मैक्सिमम 2 या 3 सवाल बनते हैं, उससे ज्यादा सवाल नहीं बनते. देन द ओनली डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन इज थोड़ी बहुत तुम्हारे को 3D में क्रॉस प्रोडक्ट लेने आना चाहिए, और थोड़ा बहुत ट्राइंगल और सर्कल जो तुम लोग बेसिक 9th-10th क्लास में पढ़ते हो ना, उसके एप्लीकेशंस आने चाहिए. क्वेश्चंस आर वेरी इजी, एक मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं अगर समझ में आने शुरू हो जाएंगे तो. ओके, नाउ अब सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डायरेक्शन निकालना बहुत इजी है. पहले हमने क्या किया था, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. नाउ व्हाट वी डू इज, अगर सर्कल है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. Curl your fingers in the direction of the current. The thumb will point in the direction of the magnetic field. At the center, only at the center, not anywhere else. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट जो है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. सो अगर मैंने अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया आर्क के अलोंग, तो मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है. सो बी हियर विल बी कमिंग एट दिस पॉइंट, विल बी कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. अगर यही करंट क्लॉकवाइज होता, तो मैं से थंब को, फिंगर्स को कर्ल करता, तो मेरा थंब अंदर की तरफ जाता. देन वी विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, Yes. तो दिस इज वेरी सिंपल. सी एक्चुअली जो डीएल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यू कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस. तो बी के डायरेक्शन जो है ना, तो इस छोटे वायर्स के अराउंड जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनती है, हाँ, चारों तरफ से, हर एक पॉइंट पे, हर एक एलिमेंट की से तुम निकालोगी तो मैग्नेटिक फील्ड वही सर्कुलर होगा जो हमने पहले पढ़ा था. लेकिन जब इन सारे एलिमेंट्स का इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे, तो सब एलिमेंट्स के जो सर्कल्स बन के मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएंगे इस पॉइंट पे, और नेट फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. इसीलिए सेंटर पे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो वी कम विद अ वेरी स्मॉल सिंपल फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा. तो बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करता है, 2 पाई. सो बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर्क नहीं, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अल्फा की वैल्यू को 2 पाई पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई पुट करेंगे तो 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. अनदर गुड रिजल्ट. एक्चुअली सर्कुलर आर्क के रिजल्ट में वो पुट कर लो अल्फा की वैल्यू 2 पाई, तो याद हो जाएगा. सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. क्लियर? Yes, sir. And what if this circular arc has n turns? Okay, so circle of n turns, तो हर एक टर्न की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा. तो बी क्या हो जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. ओके, Yes, sir. यहाँ पे ये सर्कल ऑफ n टर्न्स है ना, इसमें थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री बताता हूँ. एक तो मेरे सर्कल्स है जिसको मैंने ऐसे पैरेलली प्लेस किया. ओके, तो ये तो आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर ही ऊपर नहीं हो रहा है, मैं खींच रहा हूं उसको, स्प्रिंग जैसा बना रहा हूं. ये तो बनता है हेलिक्स, जो हम बाद में स्टडी करेंगे, सोलेनॉइड जैसा. ओके, और एक होता है जब मैं सर्कल पे सर्कल डालता हूँ, मैं रेडियस को इंक्रीज करता चला जाता हूँ, ऐसे सर्कल्स ऐसे बन रहे हैं. सो इट्स ग्रोइंग आउट इन द रेडियस, ये अपना स्पाइरल पाथ बन रहा है. ओके,
दिस इज ऑल्सो नॉट सर्कल ऑफ एन टर्न्स, दिस इज ऑल्सो नॉट सर्कल ऑफ एन टर्न्स। मैं जब सर्कल ऑफ एन टर्न्स की बात करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे वायर का वो उसी के ऊपर उसी के ऊपर उसी के ऊपर कर रहा हूँ। सो दिस थिकनेस इज नेग्लिजिबल। ना तो रेडियस में इंक्रीज हो रहा है, ना ही वो लेंथ में सिलेंडर जैसा इंक्रीज हो रहा है, वहीं पे उसी के ऊपर उसी के ऊपर उसी के ऊपर वाइंड कर रहे हैं। क्या? सो दिस इज सर्कल ऑफ एन टर्न्स। सर्कल ऑफ एन टर्न्स का मतलब है कि उसकी रेडियस आर रहती है, इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी विड्थ जो है ना वो भी नेग्लिजिबल है, इट्स लाइक अ सिंगल। ओके, तो उसका जो बी होता है वो एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर वो इधर ऐसे इंक्रीज हो गया तो हेलिक्स बन जाएगा, और अगर रेडियस उसकी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूस सर्कल की तो स्पाइरल बन जाएगा। वो हम बाद में देखेंगे, वैसे सवालों को हम बाद में देखेंगे। क्लियर है ज्योमेट्री? जी सर। ओके, सो दिस enables you to solve maximum question from Erodo, and I will solve few questions here in the from the sheet, ताकि तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा शीट में, find the magnetic field at the center of a square loop of side A carrying current I in the anti-clockwise direction। ओके, सो हमारे को सवाल क्या दे रखा है? हमारे को ये स्क्वायर लूप दे रखा है, और सवाल ये बोल रहा है कि इट्स कैरिंग करंट आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड द साइड जो है इसकी स्क्वायर की साइड लेंथ दे रखी है ए के बराबर, एंड इट्स आस्किंग व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप। ओके, सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। ये हो गया अपना सेंटर, ये मान लेते पी। ओके, अब तुम देखो हर एक जो साइड है, अगर ये जैसे साइड वाली ये साइड है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ आई कर्ल माई फिंगर्स, थंब को करंट के डायरेक्शन में पुट किया तो फिंगर्स आर कमिंग आउट एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ये ऊपर वाली जो साइड है उसमें थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, अगेन सेंटर पे फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। इधर करंट नीचे आ रहा है, अगेन सेंटर पे फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, और नीचे वाले में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब को करंट डायरेक्शन, अगेन सेंटर में फिंगर बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो चारों तरफ से बी बाहर की तरफ है। सो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा ना करके, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप, अभी मैंने सर्कल के लिए क्या बोला था, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। ओके, तो अगर मैं इसको सर्कुलर की जगह ऐसा लूप भी ले लूं, स्क्वायर लूप भी ले लूं, द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो कर्ल द फिंगर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द थंब इज पॉइंटिंग आउट, तो बी बाहर की तरफ है, सो आई कैन से बी इज आउटसाइड। ओके, ये हो गया। Yes. और चारों वायर इक्वल लेंथ के, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों के लिए सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ओके, सो कोई भी एक वायर ले लेते हैं, जैसे ये वाला वायर ले लिया, ये वाला वायर ले लिया अपन ने, ये वाला वायर ले लिया। ओके, सो व्हाट यू सी इज, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू A/2, साइड लेंथ ए है, तो इसके सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ द वायर से सेंटर तक डिस्टेंस A/2 हो जाएगा। सो अपना डी कितना हो गया, A/2 हो गया। स्क्वायर है, तो अगर तुम इसको ऐसे नीचे की तरफ एलोंगेट करोगी, तो जो तुम्हारा θ1 एंगल है, इसके साथ θ1 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो किसी एक वायर के लिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह पुट कर लेंगे A/2 कॉस ऑफ θ2, दैट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ θ1, दैट इज कॉस ऑफ 135 डिग्री। तो एक वायर की वजह से, स्क्वायर की एक साइड की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, cos of 45 is 1/√2, cos of 135 is -1/√2, so
plus 1 by root. So this is equal to mu naught I upon रूट 2 पाई ए, ये एक वायर की वजह से। तो टोटल बी टोटल कितना हो जाएगा चारों वायर की वजह से, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 2√2। So B at the center will be mu naught I upon pi a 2√2, and the direction of the B is outside the plane of the board। ये डायरेक्शन निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सवाल में दो चॉइस आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी और आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड दोनों डायरेक्शन आएंगे, तो वहां पे गलती नहीं करनी है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लिया इसको? वो एक मिनट। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शीट में, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड at the origin of the coordinate axis for the current carrying wires A, B, C and D, E, F। A, B, C and D, E, F। तो हमारे को कुछ वायर्स ऐसे दे रखे हैं, ये एक शेप है और दूसरा यहाँ पे है, ये है। एंड अच्छा, अब यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये जो है ना, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ है। ओके, सो दिस इज ए, बी एंड सी, एंड दिस इज डी, ई एंड एफ। और जो ओरिजिन है वो एक्चुअली इसका मिड पॉइंट है। ये अपना ओरिजिन है, और दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है अपने को, ये वाला, वो ए दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए दे रखा है। ओके, सो अपने को ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो हमारे पास एक्चुअली चार वायर है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा दे रहा है, ये वाला है, ये वाला है, दिस एंड दिस। रिमेंबर, जब कोई वायर ये है और अगर तुम्हारे को उसी वायर के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल पाई हो जाएगा। 1 minute. हाँ, हाँ सर, 1 + 1 हो जाएगा। सॉरी, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे ना, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है और ये वाला एंगल भी इसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, दोनों एंगल 0 हो जाएंगे, दोनों एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे, राइट? So Yes, sir. B at any point on the axis will be 0। अगर यू भी देखो लॉजिकली, तो वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे आ रहा है, तो सर्कल्स ऐसे बन रहे हैं वायर के यहाँ पे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे तो कोई सर्कल बन ही नहीं रहा इस वायर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा आ रहा है, किसी भी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे सर्कुलर जा रहे हैं, उसके पर्कुलर जा रहे हैं, पर्कुलर डिस्टेंस पे है। इस डायरेक्शन तो बी डिफाइन करना सिखा ही नहीं हमारे को। अगर कोई भी एलिमेंट लेते ये वाला डीएल और ये पॉइंट लेते हैं डीएल क्रॉस आर, तो डीएल और आर के बीच में एंगल 0 है, सॉरी, डीएल और आर के बीच में, सो डीबी तो 0 हो जाएगा।
डीएल क्रॉस आर साइन 0 0 हो जाएगा, राइट? यस सर। सो बी 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो सेगमेंट है वायर का, ये वाला इसकी वजह से बी और इसकी वजह से बी जो है 0 हो जाएगा ओरिजिन पे। यस सर। पहले तो ये रिजल्ट याद रख लेना कि किसी भी वायर की वजह से, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे सेमी इनफाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, जो भी है, अलोंग द सेम लेंथ ऑफ द वायर बी 0 होता है। पहले तो ये रिजल्ट हमेशा याद रहना चाहिए, बार बार उसको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ए बी वायर और डी वायर है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड बी 0 हो जाएगा। अब ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर बी सी और ई एफ। तो बीसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको बी वन बोल दूं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है, और डी की वैल्यू a/2 है। डी की वैल्यू क्या है? a/2। और ईएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी2, उसका भी यही वैल्यू है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जहां पे डी की वैल्यू है a/2। डायरेक्शन देखते हैं, बीसी का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऊपर की तरफ, फिंगर्स आर कमिंग आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो बाहर की तरफ है, बी1। ईएफ जो वायर है उसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। सो पुट योर थंब डाउन, अगेन कर्ल योर फिंगर्स। तो ये भी जो वायर करंट है बाहर की तरफ आ रहा है, पॉइंट पी पे अपना फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो अगेन बी2 इज ऑल्सो कमिंग आउट। सो व्हाट इज बी एट ओ? बी एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? बी1 प्लस बी2। मैं वेक्टर साइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। यहाँ पे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है बाहर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी की जगह a/2 पुट कर दूंगा। सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द शीट। ठीक है, जो भी सॉल्व एग्जांपल से 2-3 बच्चे हुए हैं उसको सॉल्व कर सकती हो। शीट के उसमें नीचे आ जाओ, एक्सरसाइज में लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 बहुत इजी है, स्ट्रेट वायर के और जो भी सवाल है जितने होते हैं उतने कर लो। एक्सेस ऑफ द रिंग अभी नहीं किया है, तो एक्सेस ऑफ द रिंग छोड़ दो, सर्कुलर आर्क कर लिया, सर्कुलर आर्क कर लो। सर्कुलर आर्क स्ट्रेट वायर के जितने भी सवाल कर सकते हो शीट के लेवल 1 के, बहुत इजी सवाल है, फटाफट कर लो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड आज के दिन में शीट की सवाल सॉल्व करो, फिर कल हम देखेंगे, मैं कल तुम्हारे को गाइड करूंगा कि एरोडो कैसे शुरू करनी है। ओके, सो कल से तुम्हारा एरोडो शुरू होगा, आज नहीं करेंगे। आज शीट के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो, और कल डाउट डिस्कस कर लेंगे शीट्स के। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक। कीप योर रिवीजन अप टू डेट।